नमस्कार, 22 का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक्सप्रेस वे के बाद यूपी की सियासत मेट्रो पर सवार हो गई है। यूपी के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने एक और तोहफा दिया है। 2021 में आखिरी सौगात देने के साथ प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। कानपुर की धरती से प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर एक के बाद एक कई निशाने साधे। यूपी की सियासत एक्सप्रेस वे पर फर्राटा भरते हुए अब मेट्रो पर सवार हो गई है। नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ के बाद अब योगी सरकार ने कानपुर को न्यू ईयर का गिफ्ट दिया है। कई सालों से कानपुर वासियों को मेट्रो का इंतजार था, जिसे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपने खुद देखा है कि यूपी में पहले की सरकारें जो परियोजनाएं शुरू करती थी, उनमें कैसे हजारों करोड़ के घोटाले हो जाता था। इन लोगों ने कभी यूपी के लिए बड़े लक्ष्यों पर काम नहीं किया, बड़े विजन के साथ काम नहीं किया। इन्होंने खुद को कभी यूपी की जनता के लिए जवाबदेह माना ही नहीं। आज डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी जवाबदेही के साथ यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए काम कर रही है। कानपुर में प्रधानमंत्री ने सिर्फ मेट्रो का उद्घाटन ही नहीं किया, बल्कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मेट्रो की सवारी भी की। प्रधानमंत्री ने गीतानगर से आईआईटी कानपुर तक मेट्रो की सवारी की। मेट्रो की सवारी कर प्रधानमंत्री का संकेत साफ था कि बीजेपी की सरकार जिस भी प्रोजेक्ट को शुरू करती है, उसे पूरा करने में विश्वास रखती है। डबल इंजन की सरकार जिस काम को शुरू करती है, उसे पूरा करने के लिए भी हम दिन रात एक कर देते हैं। कानपुर मेट्रो के निर्माण को ये काम हमारी सरकार में शुरू हुआ और हमारी ही सरकार इसका लोकार्पण भी कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया, हमारी ही सरकार ने इसका काम पूरा किया। यानी पूरब हो या पश्चिम या फिर हमारा ये क्षेत्र, यूपी में हर परियोजना को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब भले ही कानपुर मेट्रो का उद्घाटन चुनाव से पहले किया जा रहा हो, भले ही इस मेट्रो लाइन के उद्घाटन पर राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हो, लेकिन इतना तय है कि कानपुर वासियों को काफी सहूलियत मिलने जा रही है। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक मेट्रो का पहला सेक्शन 9 किलोमीटर तक का है। इस लाइन पर हर रोज 6 जोड़ी मेट्रो चलेंगी। कानपुर में हर 10 मिनट पर मेट्रो दौड़ेगी। धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। आईआईटी कानपुर से मोती झील का किराया महज 30 रुपए का होगा, जबकि न्यूनतम किराया 10 रुपए का होगा। खास बात यह है कि कानपुर मेट्रो के टिकट क्यूआर कोड वाले होंगे। आज अकेले यूपी के 5 शहरों में मेट्रो चल रही है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। इन शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों, मिडिल क्लास परिवारों, उनको आज मेट्रो रेल की वो सुविधा मिल रही है जो मेट्रो शहरों में उपलब्ध होती थी। कानपुर मेट्रो की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है, जिस पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसे पूरा करने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन चुनाव से पहले सेक्शन को जनता के लिए खोल दिया गया है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले यूपी में प्रोजेक्ट्स की बरसात हो रही है। कई योजनाओं का लोकार्पण हुआ, कई के उद्घाटन हुए तो कई के शिलान्यास भी किए गए हैं। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 870 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। 21 दिसंबर को प्रयागराज में स्वयं सहायता समूह की 16 लाख महिलाओं के खाते में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। 18 दिसंबर को 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ।
13 दिसंबर को पीएम मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। 7 दिसंबर को गोरखपुर में एम्स और खाद फैक्ट्री का उद्घाटन किया। 25 नवंबर को नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। 16 नवंबर को 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यूपी को ये सारी योजनाएं महज 2 महीने के अंदर ही मिल गईं। जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो बीते कालखंड में समय का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई में भी जुटी है। हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। आज देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी में बन रहा है। आज देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यूपी में बन रहा है। आज देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यूपी में बन रहा है। साथियों, इसीलिए यूपी के लोग कह रहे हैं, फर्क साफ है। अब यूपी चुनाव में अपने दांव और दावे हैं। योगी सरकार विकास का दांव चल रही है। कानपुर मेट्रो इसी की एक फहरिस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नए साल में यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इन सब के बीच कोरोना के बढ़ते हुए खतरे ने चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उसमें भी ओमिक्रॉन के जैसे जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस वेरिएंट ने और ज्यादा मुश्किलों में डाल दिया है। इस नई मुसीबत के बीच चुनाव आयोग की टीम यूपी के दौरे पर है, जहां अधिकारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, ताकि यह समझा जा सके कि कैसे सूबे में विधानसभा चुनाव कराए जाएं। रैली पर रैली, सभा पर सभा, मंच पर बड़े नेता और नीचे जनसैलाब। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव प्रचार पूरे सवाब पर है। यहां ना तो कोई दूरी है और ना ही मास्क जरूरी। कोरोना के सारे नियम मानो यहां आकर खत्म हो जाते हैं। जब रात में सन्नाटा पसरा होता है तब तो कर्फ्यू होता है, लेकिन जब चुनावी रैलियों में हजारों की भीड़ उमड़ रही हो तो प्रोटोकॉल की फिक्र किसी को भी नहीं नजर आती। लेकिन अब ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे ने डरा दिया है। रैलियों की भीड़ पर चुनाव आयोग भी सोचने पर मजबूर हो गया है। आयोग के सामने ये प्रश्न है कि विधानसभा चुनाव करवाए जाएं या फिर टाल दिए जाएं। इन्हीं बातों को लेकर चुनाव आयोग की टीम यूपी के दौरे पर है। चुनाव आयोग की टीम ने चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों से बातचीत की है। चुनाव आयोग की टीम 29 दिसंबर को डीएम और पुलिस अधिकारियों से बातचीत करेगी, ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था का जायजा लिया जा सके। डीएम और पुलिस अधिकारियों के बाद 30 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ भी बैठक होगी। फिर अंत में 30 दिसंबर को ही मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमने 3 सुझाव दिए उनको। पहला सुझाव ये था कि महिला मतदाताओं की सुरक्षा, उनकी सत्यापन, उनकी पहचान व्यवस्थित रूप से हो सके, इसलिए हर बूथ पे, हर पोलिंग स्टेशन पे महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की जाए। दूसरा सुझाव हमने ये दिया कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उनमें कोविड की जो तीसरी लहर संभावित है, उसके मद्देनजर उन पोलिंग स्टेशनों और पोलिंग बूथों की पुनः समीक्षा कर ली जाए, जिससे कि अंतिम समय में जाकर के भीड़ के निवारण के लिए, कोविड प्रोटोकॉल के अमल के लिए कहीं पोलिंग बूथ को डिस्टर्ब न करना पड़े। इसलिए समय रहते भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो पोलिंग स्टेशन और बूथ हैं उनकी समीक्षा कर ली जाए। तीसरा सुझाव हमने जो दिया वो ये है कि कभी कभी ऐसा देखा जा रहा है कि एक ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग पोलिंग स्टेशन या बूथ पे जाने की परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसा अनुभव में आया है। तो हमारा सुझाव था कि आप एक बार इस बात को सुनिश्चित कर लें, जो मतदाता यादी का इलेक्टोरल रोल्स का जो रिवीजन चल रहा है, उस प्रोसेस में आप ये देख लें कि एक परिवार के लोग बरसक एक ही बूथ या एक ही पोलिंग स्टेशन के पर मतदान करने का उनका अवसर आवे, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। ये 3 सुझाव हमने आयोग को दिए हैं। और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस जो है सरकार को
का साथ दे रही है, एक तरह सरकार की तरह से पार्टी बन के चली जा रही है। जैसे हाथरस का कांड हो, चाहे आप लखीमपुर खीरी का कांड ले लीजिए, चाहे सोनभद्र में जो आदिवासियों की हत्या है उसको ले लीजिए, किसी भी घटना में जो सरकार चाहती थी उसको ही ये करते थे। इन्होंने कभी ये नहीं कोशिश की कि विपक्ष के लोग जा रहे हैं सांत्वना देने के लिए, अगर किसी से मिलना चाह रहे हैं तो उसको भी नहीं मिलने दे रहे थे। तो इस तरह का जो रवैया है, अगर आज ये है तो चुनाव के समय में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोरोना का वेरिएंट डेल्टा हो या फिर ओमिक्रॉन, इसे फैलने और शक्ति बढ़ाने के लिए भीड़ चाहिए। बाजारों की भीड़ के साथ रैलियों की भीड़ इस समय चिंता की वजह बनी हुई है। आपने नोट किया होगा कि ओमिक्रॉन संकट को देखते हुए कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। राज्य दर राज्य, शहर दर शहर सख्ती बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। शादी और न्यू ईयर पार्टी को लेकर सख्ती से नियम पालन करने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन रैलियों के लिए ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए। रंग बिरंगे झंडों वाली रैलियां और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने सभी को चिंता में डाल दिया है। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, अपने पैर पसार चुका है और जिस तरीके से अब केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के जनता में, आम जनता में एक हलचल जरूर मची है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहला, जिसमें 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाएगी, और दूसरा यानी तीसरी डोज अब वैक्सीनेशन की आ रही है, जिसको बूस्टर डोज के साथ साथ एक प्रिकॉशन डोज का भी नाम दिया गया है। लगातार सरकारें कह रही हैं कि हम तैयार हैं इस चुनौती से निपटने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब आम जनता को भी ध्यान रखना होगा। जिस तरीके से अब ये जो वायरस है वो फैल रहा है, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपना भविष्य सिक्योर जरूर करना है। इसीलिए फिलहाल सरकारें तैयार हैं। चुनाव टालना और चुनाव रद्द होना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। देश में विधानसभा और लोकसभा सीटों पर चुनाव रद्द होना और दोबारा चुनाव होना आम बात है, लेकिन ऐसे कम ही मौके आए हैं जब पूरे चुनाव को ही टालना पड़ा हो। इसलिए चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब चुनाव आयोग की चिंता इसी बात को लेकर है कि अगर कोरोना के मामले लगातार ऐसे ही बढ़ते रहें तो फिर चुनाव का क्या होगा। इसी बात को विस्तार से समझने और इसके लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए चुनाव आयोग की टीम यूपी के दौरे पर है। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा गोरखपुर के खजनी विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। सतीश मिश्रा ने बहन मायावती को किसानों का हमदर्द बताया, बेरोजगार नौजवानों का हमदर्द बताया और कहा कि अब सरकार का बुलडोजर जनता के अंगूठे में आ गया है और जनता ने उसका मुंह इनकी तरफ मोड़ दिया है। बीजेपी ने पूरे यूपी में जन विश्वास यात्रा निकाली। इस दौरान यात्रा के समर्थन में दिव्यांग जनों ने दिव्यांग चेतना यात्रा निकाली। यात्रा रविंद्रपुरी स्थित बाबा कीनाराम स्थल से निकलकर महामना मालवीय प्रतिमा तक पहुंची। सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगजन बीजेपी का झंडा बैनर लिए और नारे लगाते चल रहे थे। एक बार फिर योगी सरकार नहीं, बार बार योगी सरकार के गगनभेदी नारे लग रहे थे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कन्नौज और कानपुर में हुई छापेमारी को लेकर अपनी पार्टी का पक्ष साफ करते हुए कहा कि पीयूष जैन इत्र व्यवसायी से समाजवादी पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। और क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। पम्मी जैन जो एमएलसी हैं आपकी पार्टी से, उन्होंने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था यहाँ पर। पीयूष जैन के कानपुर पर छापा पड़ा था और कन्नौज में पड़ा। दोनों के बीच में कोई तालमेल है या आपकी पार्टी से कोई जुड़ाव है? देखिए, इस बात को साफ कर दिया था माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। पम्मी जैन समाजवादी पार्टी के सदस्य विधान परिषद हैं और ये जो घटना हुई है कानपुर में, जो छापेमारी हुई है, उसका समाजवादी पार्टी से लेना देना ही है। ये इनका आदमी है, वो इन्हीं का आदमी है। चंदा देने से मुंह मोड़ लिया होगा, छापा पड़ गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को, अपने जो असफलता है
उसको न जनता जान पावे, इसलिए तरह तरह के अनलगत झूठे आरोप लगाती रहती है। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी असफल है, हर मामले में फेल हो चुकी है। जनता का विश्वास माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ लगातार बढ़ रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी में हताशा है, निराशा है। तो फिलहाल 22 का अग्निपथ में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।